हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुरुजी चैनल। अभी तक के विज्ञान के वीडियो में हमने उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है, किसे कहते हैं, यहाँ तक पढ़े हैं। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस इसके पहले वाले वीडियो में इस फिगर के माध्यम से बताया गया। अब इसके बाद हमें पढ़ना है फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी किसे कहते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, इसको बताया गया था, इसे कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं, इसे ही बताया गया था। आज हमें जानकारी करनी है कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। देखिए ध्यान से, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बहुत ही सिंपल है और इसे अक्षर स्मॉल एफ से निरूपित करते हैं। यह फोकस दूरी की परिभाषा है। इसमें क्या चाहिए, हमें ध्रुव चाहिए और चाहिए मुख्य फोकस यानी कि एफ। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बताया कि परावर्तन के पश्चात, ये देखिए, प्रकाश की किरणें आपतित कराई जाती हैं और आपतित कराने के पश्चात परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर पड़ती हैं वही फोकस बिंदु कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से उत्तल दर्पण में कहा गया कि प्रकाश की किरणें आपतित कराने के पश्चात परावर्तित हो जाती हैं तथा कुछ प्रकाश की किरणें इसके दूसरी ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, डैश डैश में करके बताया गया था, आती हुई प्रतीत होती हैं और जिस बिंदु पर मिलती हैं वह फोकस बिंदु कहलाता है। और इसके द्वारा देखिए, जो दर्पण होता है चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, इसके बीचों बीच में ध्रुव होता है P और इससे इतनी दूरी पर रखा गया है F, यानी जहाँ पर आती हुई प्रतीत होती हैं, जहाँ पर मिलती हैं, इसमें किरणें अब परावर्तन के पश्चात मिल रही हैं, इसमें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो अगर हम अवतल दर्पण की बात करेंगे तो उसमें कहेंगे परावर्तन के पश्चात किरणें फोकस बिंदु F पर मिलती हैं। अगर हम उत्तल दर्पण की बात कहेंगे तो कहेंगे परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें फोकस बिंदु F पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो हमें इस तरीके से उत्तल और अवतल की थोड़ा सा अंतर रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, उत्तल हो या अवतल हो, इसके बीचों बीच में होता है ध्रुव और दर्पण का ध्रुव तथा इसके फोकस बिंदु चाहे उत्तल हो या अवतल हो, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पर लिखा है कि गोलीय दर्पण चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहलाती है। देखिए किस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे फोकस दूरी। अब ये दोनों के लिए हो सकती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी या अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो सबसे पहले फोकस दूरी में क्या बता रहे हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव। अब देखिए, हम यहाँ पर अवतल दर्पण के लिए भी बना सकते हैं और उत्तल के लिए भी बना सकते हैं। सबसे पहले अवतल के लिए बना के दिखाते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस प्रकार से बनेगी। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, कि गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग को हम कहते हैं अवतल दर्पण तथा उभरे हुए भाग में पॉलिश लगी होती है, या इस पॉलिश को कहा जाता है, इसका परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए तल में होता है। इस दर्पण का कुछ नाम रख देते हैं, जैसे कि दर्पण का नाम हो गया MN। अब इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, इसके बीचों बीच में कोई बिंदु मानेंगे जिसे ध्रुव P कहते हैं। अब यहाँ से कुछ दूरी पर या इसकी सीधी रेखा क्या कहलाती है, दर्पण के ध्रुव से खींची गई सीधी रेखा को कहा जाता है मुख्य अक्ष। और इससे आधी दूरी पर, जैसे ये आधा गोला लिया गया है, तो अगर इसको आधे गोले को लिया जाए तो यहाँ पर कहीं इसका केंद्र बनेगा, केंद्र कहते हैं C। अब इसके बाद क्या करते हैं, जब प्रकाश की किरणों को हम, जैसे यहाँ से प्रकाश की किरणों को अगर हम यहाँ पर आपतित कराते हैं तो ये परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं। मान लेते हैं कि यह जिस बिंदु पर मिल रही हैं वही इसका फोकस बिंदु है, जिसे व्यक्त करेंगे F से। जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे फोकस बिंदु कहते हैं। तो ये हो गया प्रकाश के परावर्तन की घटना। अब इसके बाद हमें पहचान करनी है कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो फोकस दूरी में कहा गया है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को, यानी यहाँ से देखेंगे यहाँ तक, ध्रुव यहाँ तक की दूरी है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी इस रेखा की जो ये दूरी है, यही दूरी फोकस दूरी कहलाती है, जिसे स्मॉल f से व्यक्त करते हैं। तो अगर पूछा जाए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी का नामांकित चित्र बनाइए, तो इस तरीके से बनाएंगे। अगर हमको लिख देते हैं यहीं पर, ये कैसे दर्पण की है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी।
अगर इसी प्रकार से हमें उत्तल दर्पण की, ये बहुत ज़रूरी जानकारी है, इसे याद रखिए। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी अगर बनानी हो तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो हम कहते हैं कि गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग को उत्तल दर्पण कहते हैं, तथा दबे हुए भाग में पॉलिश लगी होती है, या पॉलिश को कहा जाता है जिसका परावर्तक दबे हुए पृष्ठ में होता है। तो इसका भी नाम रख देते हैं कुछ और, या Mn ही कर देंगे, या M1 M2 कर सकते हैं। एक ही फिगर तो बनाना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर इसके बीचों बीच में एक ध्रुव बनाते हैं, एक बिंदु बनाते हैं जिसे ध्रुव P कहते हैं। इसके बाद इसके सीधो सीध में खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं, इसके सीधो सीध में खींची गई रेखा को हम कहते हैं कि यह मुख्य अक्ष है। अब हमें परावर्तन के लिए यहाँ से बाईं ओर से हमेशा प्रकाश की किरणों को आपतित कराना पड़ता है। तो ये प्रकाश की किरणें अगर इस पर आपतित होंगी तो ये प्रकाश की किरणें इस प्रकार से चली जाएंगी। कुछ प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। एक और बना लेते हैं, एक ही बनाना काफ़ी था तो एक और बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से प्रकाश की किरणें यहाँ पर चली जाएंगी। मुख्य चीज़ है यहाँ पर देखिए, परावर्तन के पश्चात ये परावर्तित होकर के इधर मुड़ जाती हैं, लेकिन कुछ प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। और जिस बिंदु पर प्रतीत होती हैं ये भी इस पर मिल रही है और ये भी इस पर, जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे फोकस बिंदु कहते हैं। और हमारे गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है वह उत्तल दर्पण के लिए निकालना है। तो सबसे पहले ये सीधी रेखा होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें फोकस दूरी की परिभाषा पता होनी चाहिए। फोकस दूरी की परिभाषा क्या बताई जा रही है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखिए दर्पण का ध्रुव यहाँ कहीं पड़ेगा, फोकस दूरी यहाँ कहीं पड़ेगी, तो ये हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। इसको हम स्मॉल f से व्यक्त करते हैं। तो अगर आ जाए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए फिगर बनाइए, नामांकित चित्र बनाइए, तो इस तरीके से हम उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए नामांकित चित्र बना सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। यहाँ पर हमें किसी भी दर्पण के लिए नहीं कहा गया था कि किसी भी दर्पण की, चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, उसकी फोकस दूरी बताइए, लेकिन यह जानकारी करना बहुत ही आवश्यक था। इसी के माध्यम से आप आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, तब आप जान पाएंगे कि कब फोकस दूरी धनात्मक होती है और कब फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो सबसे पहले हेडिंग लिखिएगा फोकस दूरी, और ये दोनों फिगर बना लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ लिखिएगा जैसे फिगर में बनाया गया कि गोलीय दर्पण के ध्रुव या P भी कह सकते हैं, तथा उसके बाद क्या देखा गया, फोकस बिंदु, तथा फोकस बिंदु जिसे कहा गया है कैपिटल F। फोकस दूरी स्मॉल f और फोकस बिंदु हो जाता है कैपिटल F। फोकस बिंदु के बीच की दूरी को, के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से व्यक्त करते हैं। अब इसके बाद हमें और भी कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो इस तरीके से सभी लोग लिखिएगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस बिंदु F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद और हेडिंग देखते हैं कि और क्या जानकारी हमें प्राप्त करनी है। तो अगली हेडिंग है द्वारक। द्वारक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ बहुत अच्छी तरीके से गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, जिसमें पॉलिश लगा होता है। तो पॉलिश दो तरीके से होता है, एक उभरे हुए तल में लगा होता है, एक दबे हुए तल में लगा होता है। तो वो उत्तल और अवतल दर्पण के फिगर को देख करके ही पता चलता है कि परावर्तक पृष्ठ किस प्रकार से, जैसे इसमें देखिए उभरा हुआ तल है और दबे हुए तल में परावर्तक पृष्ठ यानी यही जो पॉलिश लगाया गया है, और यहाँ पर देखिए दबा हुआ तल है और बाहर की ओर पॉलिश किया गया है, यानी उभरे हुए तल में पॉलिश किया गया है। तो इस तरीके से यही परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की
इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास। व्यास का मतलब है, जैसे कहा गया था सबसे पहले वीडियो में, कि यह एक गोला होता है जिसको बीच से काट दिया जाता है और काट कर दो भाग में बना लिया जाता है। तो एक भाग को अवतल दर्पण तथा दूसरे भाग को उत्तल दर्पण कहा जाता है। तो जब से जो सबसे पहले गोला था वही गोले को कहा जाता है व्यास। क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ पर बताएंगे, सबसे पहले हमें जानकारी प्राप्त करनी है किसके लिए? द्वारक के लिए। द्वारक किसका चाहिए? दर्पण का द्वारक। तो यहाँ पर हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का द्वारक पता करेंगे। द्वारक में हमें सबसे पहले क्या लिखना है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सीमा, परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास द्वारक कहलाता है। तो सिर्फ इसको जानकारी करनी है कि द्वारक कहाँ होता है, अभी हम बताते हैं। अब ये फिगर बनाना नहीं है, सिर्फ समझना है। जैसे एक गोलाकार, सबसे पहले वीडियो में एक गोला लिया गया और कहा गया कि यह गोलीय दर्पण है। अब इसको बीच से काट दिया गया तो कह रहे हैं कि ये जो पूरा गोला है यही कहलाता है व्यास। क्या कहलाता है? व्यास। पूरे गोले को कहते हैं व्यास। अब इसको अगर आधे से काटा गया था तो एक भाग इस प्रकार से निकल कर आया था और दूसरा भाग इधर का इस प्रकार से निकल कर आया था, जिसको समझाते समझाते एक भाग इस तरीके से, जो कि यहाँ पर लिया गया, सिर्फ इसी भाग को समझने के लिए लिया गया, और दूसरा इस प्रकार से लिया गया जो कि यहाँ पर लिया गया, और परावर्तक पृष्ठ बनाया गया जो कि परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर था। और परावर्तक पृष्ठ को दो भाग में बांटा गया कि अगर उभरा हुआ तल लिया जाएगा तो दबे हुए तल में हम क्या करेंगे? परावर्तक पृष्ठ को लेंगे। अगर दबे हुए तल को परिभाषित करेंगे तो उभरे हुए तल को हम पॉलिश करेंगे, यानी कि परावर्तक पृष्ठ बनाएंगे। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, देखिए चाहे वो गोलीय दर्पण पूरा ले लिया गया, परावर्तक पृष्ठ पूरे में है। इस वृत्ताकार परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास, यानी ये वृत्ताकार जितना बड़ा है वही इसका क्या कहलाएगा? व्यास। परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास ये क्या कहलाता है? जितना बड़ा ये व्यास है यही इसका पूरा क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। यानी ये देखिए, ये इतना जितना आकार, जितना क्षेत्र ये घेर रहा है यही इसका क्या है? द्वारक है। जितना क्षेत्र ये घेर रहा है यही इसका क्या है? द्वारक। जितना आकार ये ग्रहण कर रहा है यही इसका क्या हो जाएगा? द्वारक। जैसे कोई दरवाज़ा, दरवाजे में क्या है? जितने बड़ा दरवाज़ा बनाया जाएगा वही क्या कहलाता है? द्वारक। जैसे द्वार बोला जाता है, तो यही है दर्पण का द्वारक। तो इस प्रकार से परावर्तक पृष्ठ जितने में लगा रहेगा वही क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा द्वारक। तो ये फिगर समझने के लिए है कि आप इसे किस प्रकार से द्वारक को समझें। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नोट्स भी कंप्लीट हो रही है इसी प्रकार से। कमेंट्स में आए थे कि सर नोट्स नहीं बन रही है, तो इसी प्रकार से नोट्स भी आगे बनाते चले जाइए। अब इसके बाद यहाँ पर हमें एक बहुत जानकारी, अच्छी जानकारी प्राप्त करनी है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। देखिए, क्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जिसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं, तथा फोकस दूरी एफ के बीच में कोई संबंध है? देखिए, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? सबसे पहले ये जानकारी बताना पड़ेगा कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो हमने कहा था कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, इसके पहले वाले वीडियो में परिभाषित किया गया है। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? आर से व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक की दूरी होती है कैपिटल आर। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ से यहाँ की दूरी को तो फोकस दूरी कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या, जैसे दूरी को वक्रता त्रिज्या आर से व्यक्त करते हैं। ये देखिए, यहाँ से पूरी यहाँ तक ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को आर यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी को फोकस दूरी यानी कि स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। और हमसे ये कहा जा रहा है कि क्या वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में कोई संबंध है, हमें जानकारी प्राप्त करनी है। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या
फोकस दूरी से दोगुनी होती है। इनका कहने का मतलब है जितनी फोकस दूरी यहाँ पर है, जितनी दूरी यहाँ पर है, उतनी ही दूरी और ले लिया जाए तो हम किसके पास पहुँच जाएंगे? वक्रता केंद्र के पास। यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर और आगे आएंगे तो यानी इसके 2 गुने सेंटीमीटर की दूरी पर आएंगे तो हमें वक्रता त्रिज्या मिल जाएगी। यानी फोकस दूरी की 2 गुनी होती है क्या? वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर हमें एक जानकारी प्राप्त करनी है कि वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से 2 गुनी होती है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या है। तो बताएंगे वक्रता त्रिज्या, इसे नोट कर लेंगे कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से 2 गुनी होती है। देखिए वक्रता त्रिज्या आर, वक्रता त्रिज्या आर 2 गुनी होती है किससे? फोकस दूरी से। तो r इज इक्वल टू होता है कितना? 2f। और उसको नोट करने के बाद यहाँ पर इसे लिख लेंगे। तो हेडिंग लिखिएगा वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध, फोकस दूरी f में संबंध। और इसमें लिखिएगा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से 2 गुनी होती है, r इज इक्वल टू 2f। अब आइए और आगे पढ़ते हैं जिसकी अगली हेडिंग है गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना। हमें जानकारी प्राप्त करनी है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक की जानकारी के आधार पर गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। और दोनों दर्पणों के हमें क्या प्राप्त करना है, क्या जानकारी प्राप्त करनी है? हमें जानकारी करनी है कि प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, चाहे वो गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण के हों या उत्तल दर्पण के हों। समतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में आप अध्ययन कर चुके हैं। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि समतल दर्पण, जैसे कि आप शीशे में कुछ देखते हैं, जैसे कि अपना चेहरा ही देखते हैं, तो चेहरे का हमें चेहरा नहीं दिखाई देता, हमें अपने चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई देता है। कि शीशे में कोई दूसरा आदमी दिखाई देने लगता है अपने ही चेहरे का, नहीं, हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है। किसमें? दर्पण में। तो वही कह रहे हैं कि समतल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब बनने के बारे में आप अध्ययन कर चुके हैं कि उसमें प्रतिबिंब किस प्रकार से होता है। आप उनके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज के बारे में भी जानते हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि जानते हैं यानी 9th में पढ़ा जा चुका है। वैसे हम बताते हैं कि जैसे आप शीशे में अगर देखते हैं अपने चेहरे को, तो अगर जितना शीशे को यानी दर्पण को दूर लेकर जाएंगे उतना ही छोटा चेहरा यानी छोटा प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। प्रतिबिंबों की प्रकृति का मतलब ये पूछ रहे हैं कि इनकी आकृति किस प्रकार से बनती है। प्रतिबिंब सीधा बनता है कि उल्टा बनता है। तो अगर हम दर्पण लेते हैं तो दर्पण जिस ओर होता है उसके ठीक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसको आप अपने घर में देख सकते हैं कि शीशा लेते हैं तो जिस ओर हम खड़े होते हैं उसके ठीक उल्टा हमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रतिबिंबों की प्रकृति यानी प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है और सीधा भी बनता है, भी दिखाएंगे। इसीलिए यहाँ पर प्रकृति लिखा गया है कि उसकी प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है। तो अभी तक की जानकारी में हमें उल्टा ही प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, कि उल्टा ही जानकारी है कि उल्टा ही प्रतिबिंब बनता। तथा स्थिति किस प्रकार की है, तथा आपेक्षिक साइज यानी कि जैसे जैसे हम दर्पण को दूर लेकर जाते हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब यानी हमारी जो आकृति है वो छोटी दिखती जाती है। तो वो साइज यानी आकार के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो गई। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे होते हैं, हमें दर्पण यानी शीशे के बारे में जानकारी हो चुकी है क्योंकि उसका हम रोज ही उपयोग करते हैं। आज हमें जानकारी करनी है गोलीय दर्पणों के बारे में यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब का मतलब होता है वस्तु का मतलब है जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं। तो अगर हम बिंब की बात करेंगे तो समझ जाइएगा कि वस्तु की बात की जा रही है, अर्थात जिसको हमें दर्पण पर आपतित कराना है, अर्थात जिसे हमें दर्पण में देखना है वह होता है बिंब। यानी हम अगर दर्पण में चेहरे को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो हमारा वास्तविक चेहरा है यानी जहाँ पर हम हैं वह है बिंब, और शीशे में जो हमारा चेहरा दिखता है, जो हमारा प्रतिबिंब दिखता है वह है प्रतिबिंब। यानी कि वास्तविक होता है बिंब और दर्पण में जो दिखाई देता है वह होता है प्रतिबिंब।
कि विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंबों की स्थिति का निर्धारण हम किस प्रकार कर सकते हैं। ये प्रतिबिंब वास्तविक है अथवा आभासी। यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक, दूसरा होता है आभासी। वास्तविक का मतलब होता है जो हमें वास्तव में दिखाई दे। आभासी का मतलब है कि हम जो आभास कर सकें। अब हम यहाँ पर प्रतिबिंब के दोनों प्रकार का वर्णन करने चल रहे हैं। जैसे कि आप कोई एक ऐसा दर्पण लीजिए जो पारदर्शी हो। पारदर्शी का मतलब है जिसमें पॉलिश नहीं लगी होती है। जैसे कुछ इस प्रकार का मानते हैं कि एक दर्पण है और ये कैसा दर्पण है, इसमें पॉलिश नहीं, यानी दोनों तरफ। पारदर्शी किसे कहते हैं, जिसमें वस्तुएं आर पार दिखाई देते हैं। हमें एक कांच लेना है जिसे दर्पण बोलेंगे, जो आर पार वस्तुएं दिखा रहा है, यानी कि पारदर्शी है। एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी दर्पण है पारदर्शी के लिए है। पारदर्शी है तो इसका मतलब आर पार दिखाई देगा। अगर हम इसमें कोई प्रकाश आपतित कराएं तो इसमें क्या होगा, दो घटनाएं घटित होंगी। आप स्वयं देख सकते हैं कि जब हम किसी कांच पर प्रकाश को डालते हैं तो कुछ प्रकाश यहाँ पर देखेंगे तेज़ी से इधर उधर की ओर अधिक चमक में दिखाई देता है, और इसके पार देखते हैं तो थोड़ा ना थोड़ा बहुत प्रकाश हमें उस पार भी दिखाई देता है। तो ये देखिए यहाँ पर परावर्तन की घटना बनी है। जैसे प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर आपतित कराते हैं, वो किरणें परावर्तित हो जाती हैं। तो जो किरणें परावर्तित होती हैं यह होती हैं प्रतिबिंब, और जो प्रकाश की किरणें आपतित कराते हैं, यानी आपतित हुई किरणों को कहा जाता है बिंब, और परावर्तित हुई किरणों को कहा जाता है प्रतिबिंब। तो इस तरीके से हम बिंब और प्रतिबिंब को देखेंगे। देखिए जो आपतित कराया जाता है वो वस्तु होता है, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। ये किसी कांच पर प्रकाश आपतित कराया जा रहा है, तो जहाँ से जहाँ तक आपतित कराएंगे उसे हम इसी आपतित किरणें कहेंगे। और जो वस्तु है, जैसे यहाँ पर कोई वस्तु ली जा रही है तो इसका नाम रखा जाएगा बिंब। यहाँ हटा देते हैं, ये इसकी दूरी हो गई। जहाँ पर वस्तु, जैसे एक टॉर्च लेते हैं तो जो टॉर्च यहाँ पर ली जाएगी वो बिंब का कार्य करेगी, और उस टॉर्च से जो प्रकाश जाएगा वो आपतित किरणें होंगी। और जहाँ पर भी इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी जहाँ पर हम वस्तु को देख पाएंगे, वही इसका क्या कहलाएगा, वही बिंदु कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। तो ये जो प्रकाश चमकदार, जो प्रकाश की किरणें उसी पार दिख लेती हैं, यानी ये कांच का माध्यम है। अगर हम इस प्रकार से प्रकाश के आपतित कराएंगे तो प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में लौट जाएंगी, तो ये वास्तव में हमें दिखाई देंगी कि वास्तव में लौट जा रही हैं। और कांच के उस पार हम नहीं देख पाएंगे तो उसमें कुछ ही प्रकाश की किरणें होंगी, जिसे हम कहते हैं कि कुछ प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में चली जाती हैं। तो हम उसे आभास कर रहे हैं, ना कि देख पा रहे हैं। तो जो प्रतिबिंब, जो प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में चली जाती हैं, उन्हें हम आभास कर पाते हैं, उन्हें हम मानते हैं कि वो उधर दूसरे पार प्रकाश की किरणें उस पार गई होंगी, तो वो प्रतीत करते हैं, यानी मानते हैं कि वो कहीं ना कहीं दूसरे माध्यम में, उसे अपवर्तन बोला जाता है, और जो लौट जाते हैं उसे परावर्तन बोला जाता है। तो अभी प्रकाश का अपवर्तन नहीं पढ़ाया गया है, इसीलिए अपवर्तन यहाँ पर नहीं बोल रहे हैं। तो उस पार जो चली जाती हैं वो मानते हैं कि वो प्रतीत हो रही कि उस पार चली गई हैं। तो ऐसी किरणों को, जो किरणें निकल कर आएंगी वह किरणें कहलाती हैं। जो प्रतिबिंब बनाती हैं वो आभासी प्रतिबिंब बनाती हैं। तो वास्तविक जो वास्तव में दिखाई दे, आभासी जो प्रतीत हो या आभास करें कि माना गया कि प्रतिबिंब बना होगा, तो वही प्रतिबिंब क्या कहलाता है, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो देखिए सबसे पहले इस सारणी को हमें समझना पड़ेगा कि ये जो बनाया गया है सारणी किस प्रकार से है। समझ लीजिए ये दर्पणों के प्रतिबिंब को बनने या किस प्रकार से बनता है उसके लिए फार्मूला है। किसी अवतल दर्पण, यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है वो अवतल दर्पण के लिए है। किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, यानी ये जो बिंब है वस्तु को रखा जाएगा और उसके द्वारा विभिन्न स्थितियों के बने प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब कहाँ पर, वस्तु को अलग अलग जगहों पर रख करके यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर हम वस्तु को अलग अलग जगह पर रखें तो उसका प्रतिबिंब अलग अलग बनेगा। तो आइए देखते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ पर और कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कॉलम बनाया गया किसका, बिंब की स्थिति, यानी वस्तु को कहाँ पर रखा जाएगा। प्रकाश जहाँ पर आपतित कराना है, जहाँ से आपतित कराना है, जैसे एक टॉर्च लेना है और टॉर्च से प्रकाशित कराना है किसी
अवतल दर्पण में। कहाँ पर अवतल दर्पण में? किसी अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण के लिए सबसे पहले हम अवतल दर्पण का नामांकित चित्र बनाते हैं जिसे किरण आरेख कहा जाता है। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के दबे हुए भाग को अवतल दर्पण कहते हैं तथा उभरे हुए भाग में पॉलिश लगी होती है, अर्थात परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है। इतना तो हम जानते ही हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या है? इसके बीचों बीच में होता है एक बिंदु जिसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसके थोड़ी दूरी पर होता है वक्रता केंद्र, और एकदम सीधी रेखा अगर खींची जाती है तो उसे कहा जाता है कि यह दर्पण का मुख्य अक्ष है। अभी तक अगर पूरे वीडियो को देखे होंगे तो ये सभी चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो इस प्रकार से इसके यहाँ पर कहीं बनाए जाएंगे केंद्र, और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है वही क्या कहलाती है? फोकस बिंदु कहलाती है, जिसे व्यक्त करते हैं F से, और इसके बाद यहाँ पर क्या होता है? C। तो इतनी जानकारी हमें होना आवश्यक है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं बिंब की स्थिति अगर अनंत पर, यानी कोई वस्तु ली जाए, प्रकाश की किरण ली जाए, वो कहाँ पर रखी जाए? अनंत पर। देखिए यहाँ पर जो बिंब की स्थिति है, बिंब को मानना पड़ता है कि ये एक बिंब है। इस बिंब का नाम है ए बी, यानी ये कोई वस्तु है। इस पूरी आकृति को ये कहा जाएगा, इसकी आकृति है जिसे कहा जाता है बिंब। अब इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ से हम क्या करेंगे? इसे कहाँ में रखा गया है? इस बिंब को रखा गया है अनंत पर, यानी डैश डैश पर। देखिए अनंत पर रखा गया है। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि अनंत पर अगर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। यानी यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें जब इसके मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो परावर्तन के पश्चात किस बिंदु पर मिलेंगी? फोकस बिंदु पर मिलेंगी। कहाँ पर मिलेंगी? प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी? फोकस पर होगी। ये देखिए प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो फोकस पर है। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, ऐसा नहीं है कि एक ही किरणें आती हैं, कई प्रकाश की किरणें आती हैं, और उसे कहा जाता है कोई भी किरण आरेख। देखिए यहाँ पर किरण आरेख भी समझ लीजिए। कोई भी किरण आरेख खींचने के लिए दो किरण आरेख की आवश्यकता होती है। इनको जो हम खींच रहे हैं ये कहलाते हैं किरण आरेख। तो कोई भी किरण आरेख खींचने के लिए दो किरण आरेख की आवश्यकता होती है। एक मुख्य अक्ष के समांतर होके जाती है, यानी ये जो मुख्य अक्ष है इसके एकदम सीधी रेखा में होके जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर होकर के जाती हैं, और जिस बिंदु पर मिलती हैं वो फोकस बिंदु कहलाता है। दूसरा, इसके दूसरी प्रकाश की किरणें इसके वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं। अब कहीं से ए बी से कहीं से भी ले सकते हैं। दूसरी प्रकाश की किरणें इसके वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं, और वक्रता केंद्र से जब कभी भी प्रकाश की किरणें जाएंगी, थोड़ा पटरी से अच्छे तरीके से खींच लीजिएगा। वक्रता एकदम सीधी रेखा होनी चाहिए, सीधी नहीं बन पा रहा है। अरे ये देखिए, तो वक्रता केंद्र से क्या होता है? एकदम पटरी रख करके सीधी रेखा खींचिएगा यहाँ से पूरा नीचे तक। वक्रता केंद्र केवल मिलके जाने से। तो वक्रता केंद्र के लिए क्या होना चाहिए? वक्रता केंद्र में क्या होता है? जिस मार्ग से प्रकाश की किरणें जाती हैं उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। देखिए ये जा रही हैं और ये आ रही हैं। इसके बाद ये जो कटान बिंदु होता है इसको हम यहाँ से यहाँ तक मिलाते हैं। और अवतल दर्पण में देखिए अत्यधिक छोटा, देखिए वस्तु इतना बड़ा था और इसका प्रतिबिंब यहाँ पर ये जो बनेगा लाइन, इस लाइन का ये इस बिंब का क्या होगा? ये प्रतिबिंब होगा। तो कह रहे हैं कि अत्यधिक छोटा होगा बिंदु साइज, और इसके बाद इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? वास्तविक। देखिए दर्पण के इस पार बनेगा वास्तविक, यानी बाईं ओर बनता है वास्तविक और दाईं ओर बनता है आभासी। तो देखेंगे यहाँ पर जो भी प्रकाश की किरणें, देखिए ये प्रकाश किरणें इधर ही आ रही हैं तो वास्तविक है, और उल्टा का मतलब ए ऊपर है तो ये बिंदु ए, और देखिए इसी बिंब का ये प्रतिबिंब है। तो वस्तु का नाम ए बी है तो उसका नाम बदलेंगे नहीं। अगर ए ऊपर है तो ए को कर देंगे नीचे, और बी नीचे है तो बी को कर देंगे ऊपर। इससे क्या मतलब है कि ए बी का उल्टा प्रतिबिंब। ए बी सीधा है तो अब ए ऊपर है तो नीचे हो गया, नीचे ये है तो ऊपर हो गया, तो यानी ये उलट गया, तो ये उल्टा प्रतिबिंब प्रदर्शित कर रहा है। तो ए से प्रतिबिंब बन जाता है ए डैश, और बी से प्रतिबिंब बन जाता है बी डैश। कहीं कहीं पर A1 और B1 लिखा रहता है तो उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे डैश कीजिए या A1 B1 कीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने
पहले तथ्य की जानकारी दी कि अगर अनंत पर किसी बिंब की स्थिति को रखा जाएगा तो वो कहाँ पर मिलेगा, फोकस F पर मिलेगा, जो कि अत्यधिक छोटा होगा। देखिए इसका आकार इतना बड़ा था और इसका आकार इतना छोटा हो गया प्रतिबिंब का साइज। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, अगर इस पार बनेगा तो उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा तो इस प्रकार ही बना है। यह उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब है। दर्पण के बाईं ओर, याद रखिए, दर्पण के बाईं ओर हमेशा उल्टा और वास्तविक प्रकृति होती है। प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है वो वास्तविक और उल्टा ही होता है। यहाँ पर अगला है सी से परे। परे होने का मतलब है सी से दूर। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम फिर से एक दर्पण खींचेंगे। सभी को अवतल दर्पण में ही समझना है। और हमने बताया किसी भी दर्पण का किरण आरेख खींचने के लिए दो किरण आरेख की आवश्यकता होती है। एक मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती हैं, दूसरा उसके वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं। तो इससे कुछ दूरी पर होता है वक्रता केंद्र और इससे कुछ दूरी पर होता है फोकस बिंदु। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है ये F हो गया, ये P और C, ये ध्रुव हो गया, फोकस बिंदु हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। इसमें ये कह रहे हैं कि C से परे, यानी कि C से परे मतलब C से कुछ दूरी पर, यानी ये दूरी निश्चित है कि यहीं कहीं रखी गई है। तो ये मान लेते हैं ये वस्तु है, वस्तु का नाम है, यहाँ से यहाँ तक की जो वस्तु है उसका नाम है AB। और इसके बाद क्या करना है, हम जानते हैं क्या कि कोई भी किरण आरेख खींचने के लिए दो किरण आरेख की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें कहा जा रहा है कि F तथा C के बीच में प्रतिबिंब की स्थिति बनेगी। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से प्रकाश की किरणों को अगर आपतित कराया जाएगा, यहाँ से प्रकाश की किरणें अगर आपतित कराई जाएंगी तो ये परावर्तन के पश्चात F और C के बीच में कहीं पर प्राप्त करेंगे तथा C के बीच में प्रतिबिंब की स्थिति होगी और प्रतिबिंब का साइज छोटा होगा। तो अभी हमने एक ही प्रकाश की किरणों को डाला है। दूसरा, अगर हम यहाँ पर डालते हैं वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र को थोड़ा और नज़दीक करें तो ज़्यादा सही पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि अगर हम प्रकाश की किरणों को यहाँ से डालते हैं वक्रता केंद्र से, तो ये जिस मार्ग से जाती है वक्रता केंद्र की यही खासियत होती है कि देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये प्रकाश की किरणें गई और यहाँ पर वापस इस प्रकार से परावर्तित हो गई। और अगर वक्रता केंद्र से होकर जाती है, यहाँ पर वक्रता केंद्र बना लेते हैं, थोड़ा और इधर पॉइंट कर लीजिएगा, C यहाँ पर है। अब इसके बाद वक्रता केंद्र में क्या होता है, जिस मार्ग से जाती हैं उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। तो जहाँ पर ये कटान बिंदु होता है उसी के बीचों बीच में एक लाइन खींचते हैं A। तो A नीचे है तो A को कर देंगे ऊपर, B नीचे है, B ऊपर है तो B को कर देंगे नीचे। तो A से A डैश और B से B डैश। तो ये बिंब है और ये क्या है, इसका प्रतिबिंब। देखते हैं हम C से अगर परे बनाएंगे, C से कुछ दूरी पर बनाए हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है, F तथा C के बीच में इसका प्रतिबिंब बनता है। और इसका प्रतिबिंब देख ही रहे हैं, छोटा बना है। और इसके बाद यहाँ पर क्या बता रहे हैं, वास्तविक तथा उल्टा। तो दर्पण के बाईं ओर यहाँ पर पॉलिश कर देते हैं, पहले गलती हो गई है। यहाँ पर अगर दर्पण के बाईं ओर देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब मिलेगा वो वास्तविक और उल्टा ही रहेगा। इसी प्रकार एक दो और समझ ले रहे हैं, इसके बाद अपने आप से इसको समझिए कि क्या इसमें लिखा गया है। इसी प्रकार कहा जा रहा है कि यहाँ पर अगर C पर यानी वक्रता केंद्र पर ही रखा जाए, तो देखिए हमने शुरू में कहा ही है कि अगर C पर यानी वक्रता केंद्र से अगर प्रकाश की किरणें जाती हैं तो जिस मार्ग से जाती हैं उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। तो यहाँ पर परिभाषित भी हो जा रहा है। अवतल दर्पण बनाएंगे, सबसे पहले अवतल दर्पण बन गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके यहाँ पर ध्रुव बनाएंगे और इससे एकदम सीधी रेखा खींचेंगे तो वो मुख्य अक्ष कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, फोकस बिंदु होता है, इससे कुछ दूरी पर, इसके 2 गुना दूरी पर क्या होती है, वक्रता केंद्र C होती है। और कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर वस्तु को रखा जाए यानी कि A और B को रखा जाए, तो यहाँ से जब प्रकाश की किरणें जाएंगी वक्रता केंद्र से, अगर वक्रता केंद्र से ही प्रकाश होकर जाएगा तो वक्रता केंद्र से होकर जाने के लिए क्या होता है कि अगर वक्रता केंद्र से जाएंगी तो जिस मार्ग से जाएंगी उसी मार्ग से वापस लौट आएंगी। चाहे वो यहाँ से प्रकाशित किया जाए या यहाँ से प्रकाशित किया जाए, तो जिस मार्ग से जाएंगी उसी मार्ग से वापस लौट आएंगी। तो इसकी किसे परिभाषित करता है, या वक्रता केंद्र को परिभाषित करता है। यहाँ पर देखिए C से ही प्रकाश की किरणें जा रही हैं और C से ही प्रकाश की किरणें आ रही हैं, यानी बिंब C पर रखा है, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, C पर। देखिए यहाँ पर कहा गया बिंब की स्थिति C पर रखी जाए, प्रतिबिंब की स्थिति भी C पर बनती है। समान साइज यानी जितनी आकृति रहती है उतना ही बनता है। और अगर बाईं ओर है, देख रहे हैं सभी क्रिया इधर बाईं ओर ही हो रही है, तो यह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाएगी। इसी प्रकार क्या कहा जा रहा है, C तथा F के बीच में अगर बिंब की स्थिति को रखा जाए, किसके बीच में, C तथा F के बीच में, सबसे पहले बनाएंगे
अवतल दर्पण। तो जिस प्रकार से अवतल दर्पण का होता है उसी प्रकार से उत्तल दर्पण का भी होगा। सबसे पहले अवतल दर्पण बनाइए, यहाँ पर ध्रुव बनाइए और इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे और इसके बाद यहाँ पर बताएंगे इससे कुछ दूरी पर है फोकस बिंदु F और इससे कुछ दूरी पर है वक्रता केंद्र C। अब देखते हैं, कहा जा रहा है कि अगर वस्तु को C तथा F के बीच में रखा जाए, C तथा F के बीच में अगर वस्तु को रखा जाए, वस्तु का नाम क्या है, A B। अगर हम वस्तु को C तथा F के बीच बनाएं तो C से परे का मतलब है C से थोड़ी दूर पड़ती, यानी प्रकाश की किरणें अगर यहाँ से आपतित कराई जाएंगी तो इसका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनेगा, थोड़ी दूरी पर बनेगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो प्रकाश की किरणें आपतित कराई जाएंगी यहाँ से और इसका प्रतिबिंब C से परे यानी C से बाहर बनेगा, तो परावर्तन कुछ इस प्रकार से होगा। अब इसकी आकृति देखते हैं कि किस प्रकार से बनेगा। विवर्धित यानी बहुत बड़ा प्रतिबिंब, जितना ये है ये कहीं ना कहीं आपस में मिलेगा तो इसका प्रतिबिंब इससे ज़्यादा बड़ा रहेगा। तो A है तो A ऊपर कर देंगे A डैश, B है तो B नीचे कर देंगे B डैश। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा विवर्धित, वास्तविक तथा उल्टा ही रहेगा, यानी बाईं ओर बनेगा। अगर F पर प्रकाश की किरणें रखें तो वो जाएगा अनंत पर। देखिए अगला है F पर रखा जाए तो कहाँ पर बनाएंगे, अनंत पर। सबसे पहले सभी जितने बताए जा रहे हैं अवतल दर्पण के लिए बनाए जाते हैं। अवतल दर्पण के लिए सबसे पहले यहाँ पर ध्रुव बनाएंगे P। इसके बाद यहाँ से क्या करें, अगर हम देखें तो यहाँ पर होता है फोकस बिंदु F और यहाँ पर होती है वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र C। और इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि अगर हम बिंब की स्थिति कहाँ पर रखें, F पर रखें, तो अगर हम वस्तु को यहाँ पर रखें A और B को, तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम A और B पर रखेंगे तो ये कहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो ये यहाँ पर टकराने के पश्चात कहाँ पर जाएगा, अनंत पर जाएगा, बहुत दूरी पर जाएगा, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो फोकस F से प्रकाश की किरणें जितनी भी होकर जाएंगी वो प्रतिबिंब F पर ही बनाएंगी। तो इसको थोड़ा और सिंपल कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं, उसी को फिर से बता रहे हैं कि F पर किस प्रकार से और अच्छे तरीके से रख सकते हैं। ये P हो जाएगा और एक सीधी रेखा खींचेंगे, यहाँ पर हो जाएगा F और यहाँ पर हो जाएगा C। अगर हम F से प्रकाश की किरणों को आपतित कराएं, चाहे वो इस प्रकार से कराएं या इस प्रकार से, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा अनंत पर, यानी कि बहुत दूरी पर। तो इस तरीके से हम इसको F पर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर बताएंगे कि अगर हम F पर स्थिति को रखें तो इसका प्रतिबिंब डैश डैश डैश, यानी कि कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। अत्यधिक विवर्धित यानी बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, कब, जब फोकस बिंदु पर ले आएंगे, यानी जैसे जैसे दर्पण के समीप जाते जाते हैं उसका प्रतिबिंब क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है। या भी दर्पण के बाईं ओर बनेगा, अर्थात या भी वास्तविक और उल्टा होगा। P तथा F के बीच में रखें। देखिए P तथा F के अगर यहाँ पर प्रकाश की किरणों को आपतित कराएं, एक और बना लेते हैं, यहाँ पर देखेंगे कुछ इस प्रकार से ये होता है दर्पण का ध्रुव P और इसके बाद यहाँ पर कुछ दूरी पर होता है F और कुछ दूरी पर होता है C। और इसके बाद कह रहे हैं P तथा F के बीच में रखें दर्पण के पीछे, यानी बहुत आगे। यहाँ पर अगर कहीं प्रकाश की किरणें रखें दर्पण के पीछे, यानी प्रकाश की किरणें बाहर निकल जाती हैं डैश डैश करके, तो वो किरणें क्या कहलाती हैं। अगर दाईं ओर बनता है तो वो आभासी तथा सीधा होता है। तो प्रकाश की किरणें अगर दर्पण के उस पार निकल जाती हैं तो वो आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब होता है। आभासी तथा सीधा कैसे बनेगा, प्रकाश किरणें उस पार कैसे निकलेंगी, थोड़ा अगर ध्यान दें तो कोई अगर हम लेते हैं प्रकाश, जैसे कि एक कागज़ का टुकड़ा अगर लिया जाए और उसमें क्या करा जाए, यहीं पर प्रकाश डाला जाए, तो अगर देखेंगे दूसरे पार प्रकाश की किरणें कुछ न कुछ निकलेंगी। जैसे ये देखिए जो छाया पड़ रही है क्या है, प्रतिबिंब है। ये प्रतिबिंब कैसे बना है, ये प्रतिबिंब कैसे बना है, तो हम कहेंगे यहाँ पर प्रकाश की किरणें, लाइट का प्रकाश जो है, देखिए जो लाइट हमने जलाया है उसका प्रकाश इस पर पड़ रहा है, तभी तो हम इस पार देख पा रहे हैं। तो इस पार देखने का मतलब क्या है कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये सीधा बन रहा है। अगर हम इसी पार देखेंगे तो ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो इसी पार जो बनेगा लाइट की ओर ही जो रहेगा वो रहेगा वास्तविक, और लाइट के उस पार यानी कि देखिए जो ये तल लिया गया है इसके इस पार जो बन रहा है वो आभासी है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हम इधर नहीं देख रहे हैं तो इधर ही देख रहे हैं, तो इधर के बाद उधर मानेंगे कुछ प्रकाश की किरणें जा रही हैं। देखिए इसको इस कागज़ को रखने के बाद भी यहाँ पर कुछ न कुछ अंधेरा है, अर्थात कुछ न कुछ प्रकाश
हमें मिल रहा है। अगर लाइट को बंद कर दिया जाए तो प्रकाश नहीं मिलेगा, अर्थात कुछ प्रकाश की किरणें इस पार भी जा रही हैं, तो इस पार जो है वो आभासी हैं और इस पार जो है वो वास्तविक हैं। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि P तथा F के बीच में अगर रखें तो दर्पण के पीछे बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा तो वो बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब होगा और वो आभासी होगा और सीधा होगा। तो एक जानकारी ये रखिए कि अगर दर्पण के बाईं ओर प्रतिबिंब बनता है तो वो वास्तविक और उल्टा होता है, अगर दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब बनता है तो वो आभासी और सीधा होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण के बारे में जानकारी करेंगे। तो इस प्रकार से इसको अच्छे तरीके से बनाइए और पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए। दैट सॉल्व योर प्रॉब्लम। If video are helpful, then like, share and subscribe. Thanks.